22 जुलाई 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अनिल विज ने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में फायदा यहां पर विपक्ष को मिल रहा है और ऐसे में देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की मांग पर कृषि कानून पूरी तरह से रद्द कर दिए। नहीं, विपक्ष तो कोशिश करता है हर मौके पर देश में आग लगा दी जाए, लेकिन लोग समझदार हैं, लोग इनकी बातों में नहीं आते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की मांगों को एकदम, जो 3 बिल थे उनको रद्द कर दिया। आंदोलन पहले भी होते रहे हैं, कांग्रेस के राज में भी हुए हैं, इंदिरा गांधी के समय पे भी हुआ था। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, लोगों की बात मानने की बजाय देश में आपातकाल लगा दिया था। सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया था। और आंदोलन अब भी हुआ है, किसानों का आंदोलन हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को मान लिया है और जो केस भी बने हुए थे उन सारे केसेस को खत्म करने का आदेश दिया है। तो वही कैबिनेट मंत्री कल्पा गुर्जर ने 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। कहा है कि यूपी में पहले से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी, उत्तराखंड और मणिपुर में भी भारी बहुमत से यहां पर बीजेपी सरकार बनाएगी, जबकि पंजाब में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। देखिए, हमारे नज़दीक जो है उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। जितनी सीटें पिछली बार थी उससे बढ़ के सीटें आएंगी, मेरा पूरा विश्वास है इसमें। और जहाँ उत्तराखंड है, निश्चित तौर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। साथ ही लगता पंजाब है, पंजाब में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मणिपुर के बारे में जो वहाँ के प्रभारी हैं अपने भूपेंद्र यादव जी, एक दिन वो और हम इकट्ठे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बड़े बहुमत के साथ बीजेपी वहाँ पे सरकार बना रही है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचकुला पिंजौर एरिया में हुए मर्डर मामले में पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों ने अपने दोस्त अभिनव चंदेल का यहां पर कत्ल कर दिया था और एक होटल के रूम में उसका मर्डर किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने कालका के एक होटल में रूम लेकर पहले तो शराब पी, जिसके बाद अभिनव चंदेल का यहां पर मर्डर कर दिया गया। वे मर्डर 29 जनवरी की रात को यहां पर कालका के एक होटल में के रूम में किया गया था, जिसके बाद इन दोस्तों ने नशे की हालत में अभिनव की यहां पर डेड बॉडी के साथ रात गुजारी और अगले दिन डेड बॉडी को छुपाने की नीयत से उसे गंदे नाले में गिरा दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि इन सभी की यहां पर मिली भगत थी और उसके बाद ये सभी को यहां पर मुलाकात हुआ था और ग्राइंडर यहां पर चैट ऐप के जरिए इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद सभी यहां पर कालका के एक होटल में मिले हुए थे। आपको बता दें कि पंचकुला पुलिस होटल प्रबंधन पर भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि होटल में मर्डर करके डेड बॉडी को यहीं से लाया जा गया था, जिसके बारे में होटल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। तो वही हांसी में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर से पैसों से भरे बैग चोरी मामले में पुलिस के हाथ यहां पर बड़ी कामयाबी लगी है। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 27 जनवरी की शाम को बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी महज कुछ ही सेकंड में सेवा केंद्र के बाहर से पैसों से भरा हुआ बैग चोरी करके फरार हो जाते हैं। जिस बैग को चोरी किया गया था उस बैग में 10 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर व्यापारी नेता पुलिस अधिकारियों से मिले थे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की थी।
फतेहाबाद के गांव रताखेड़ा के ग्रामीणों ने गांव में लगातार फैल रहे नशे पर लगाम लगाने के लिए रात के पहरे का सहारा लिया है। ग्रामीणों के द्वारा गांव में रात के समय ठिकरी पहरा शुरू किया गया है। ग्रामीण अलग अलग टोलियां बनाकर गांव में रात को निकलते हैं ताकि नशा तस्कर गांव में एंट्री ना कर पाए, तो नशे की तस्करी की सप्लाई यहाँ पर लाइन को भी तोड़ा जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव का युवक नशे के दलदल में फंस चुका है। गाँव में हेरोइन का नशा लगातार बढ़ रहा है। बाहरी लोगों के द्वारा गांव में नशा सप्लाई किया जाता है। हाँ जी, हमारे गांव में चिट्टे का सेवन व चिट्टे की तस्करी, इस नशे की तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या के अंदर जो चिट्टे का सेवन करने वाले हैं वो बाहर के गांव से आने शुरू हो गए थे और गांव परेशान और दुखी हो गया था कि बच्चे इस दलदल में जा रहे थे। तो गांव ने मिल करके एक बहुत बड़ा सख्त फैसला लिया और एक कमेटी गठित की, जिसका ध्येय ये था कि बाहर के जो तत्व आते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए, जो तस्करी करते हैं उनको पुलिस के हवाले किया जाए। तो इसके लिए गांव ने और कमेटी के मेंबर ने फैसला लिया कि गांव के अंदर ठीकरी पहरा लगाया जाए। तो लगातार गांव के युवा साथी कम से कम 50 से 60 की संख्या में हर रोज ठीकरी पहरा। तो वही फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला सेक्टर 28 का है, जहां पर बाइक सवार लुटेरों ने महिला के यहां पर चैन झपटने की कोशिश की है। समय रहते महिला ने चैन पकड़ ली है, बावजूद इसके लुटेरे चैन का लॉकेट लेकर भागने में कामयाब हुए। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली महिला अपनी बेटी के पास मिलने के लिए गई हुई थी। बच्चे को चॉकलेट दिलाने के लिए मार्केट की तरफ निकली थी कि इसी दरमियान मोड़ पर 2 बाइक सवार चैन स्नैचर वहां पहुंचे और महिला की चैन खींचने की यहाँ पर कोशिश भी की है। फिलहाल सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है और पुलिस भी इसी सीसीटीवी के आधार पर आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। और मैं यही अभी 2 दिन से ही मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर आई हुई थी और मेरी भाभी जी का बेटा है छोटा 5 साल का, उनके कहने पर वो थोड़ा ज़िद कर रहा था कि पास से चॉकलेट दिला दीजिए। तो मेरी मदर इन लॉ उसको अपने साथ पैदल लेके चली गई चॉकलेट दिलाने के लिए। और अभी वो घर से थोड़ी सी दूरी पर ही पहुंचे थे कि 2 बाइक सवारों ने उनका पहले पीछा किया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी हमने देखा है, और वो कोने पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो घर के कोने पे पहुंची, उन्होंने उन पे झपटा मारा। उन्होंने जैसे कैसे हाथ अपनी चेन को पकड़ा और चेन को तो बचा लिया, लेकिन वो लॉकेट खींच के चले गए। जी सर, 7 तारीख को हमारे को सूचना मिली थी कि 1:45 बजे के आसपास एक लेडी है सीमा करण, वो अपने यहाँ अपनी बेटी के यहाँ आई हुई थी और यहाँ अनुपम में कोई मार्केटिंग करने के लिए जा रही थी। तो उस समय 2166 नंबर मकान के पास जो है वो 2 लड़के बाइक सवार थे। वो उन्होंने इनकी चेन छीनने की कोशिश की थी। तो वो चेन तो नहीं गई, इन्होंने चेन को तो पकड़ लिया, लेकिन चेन में एक लॉकेट था, वो लॉकेट उनके हाथ लग गया। वो लॉकेट को लेके फरार हुए हैं। तो वही कुरुक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर अवैध शराब की 42 पेटी को इस दरमियान बरामद किया। वहीं मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सीएम फ्लाइंग से इंस्पेक्टर रजनीश ने बताया कि काफी समय से शिकायतें आ रही थी कि पुराने बस स्टैंड के पास अवैध रूप से शराब बेची जाती है। सूचना के आधार पर लोकल पुलिस को साथ लेकर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें दुकान के अंदर और बाहर खड़ी 2 गाड़ियों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस एरिया में लाइसेंस या फिर बिना लाइसेंस के शराब बेचना गैर कानूनी है, इसीलिए 42 पेटी अवैध शराब बरामद कर लिए गए हैं और मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। जी, यहाँ पर काफ़ी टाइम से कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ पे शराब भी बेची जा रही है। तो जो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ लाइसेंस अनलाइसेंस कोई भी शराब बेचना परमिशनेबल नहीं है। तो आज हमने लोकल पुलिस की मदद से और एक्साइज डिपार्टमेंट की मदद से उनको साथ लेके यहाँ पे रेड की है। और यहाँ रेड करने के बाद एक दुकान के अंदर और 2 गाड़ियों के अंदर हमने शराब बरामद की है। और जो शराब की टोटल क्वांटिटी 42 पेटीज है अभी जो हमने काउंट की है लगभग। कोई साथ में राउंड अप भी हुआ है? 30 में राउंड अप किए हैं, 3 आदमी राउंड अप किए हैं। और बाकी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करेगी कि कैसे ये शराब लेके आते थे और क्या मोडस ऑपरेंडी इसकी थी इनकी बेचने।
वही पानीपत के गांव बोरश्याम और नारायण के बीच दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। जख्मी का इलाज भी जारी है। जानकारी के मुताबिक युवक समलखा खंड के एक गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे। जैसी गाड़ी बोरश्याम और नारायण के बीच पहुंची तो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जहां कार में बैठे 3 युवक नहर में बह गए और एक जैसे तैसे बाहर निकल आया है, जिसने राहगीरों की मदद से तीनों युवकों को बाहर निकलवाया और पुलिस को यहां पर घटना की सूचना दी गई। वहीं चारों युवकों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया है। तो वही रोहतक के सांगी गांव में कार पर फायरिंग कर दी गई है, जिसमें भाई बहन और एक महिला सहित 3 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई ले जाया गया है। इलाज भी लगातार जारी है। गोली मारने का आरोप गांव के ही एक युवक पर लगाया गया है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घायल युवक का कहना है कि कई साल पहले आरोपी के परिवार के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी के चलते आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। आरोपी आगे भी उन पर हमला कर सकते हैं, इसको लेकर उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए, इसको लेकर उन्होंने मांग भी की है। तो वही भिवानी में किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो चुकी है। सरसों की फसल में जलेबिया रोग आ चुका है। हालांकि पहले ये फसल बम्पर थी, किसान भी खुश थे क्योंकि समय पर बारिश आई थी और किसानों का खर्चा भी कम लगा था। लेकिन अब किसानों के चेहरे पर एकदम से उदासी आ चुकी है। किसान अब चिंतित है क्योंकि जलेबिया रोग उनकी फसल में आ गई है। वही कृषि विभाग का कहना है कि नमी के कारण ऐसा हुआ है। किसानों ने इस बार 3 लाख से ज्यादा एकड़ में सरसों की फसल अपने खेत में बोई थी। कोरोना के चलते पिछले काफी समय से बंद पड़े स्कूल आज खुल चुके हैं। पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के स्कूल सरकार की तरफ से खोल दिए गए हैं। गुरुग्राम में आज तमाम स्कूलों के अंदर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने उसका जायजा भी लिया। खास रिपोर्ट देखिए। लगातार कोविड के बाद जिस तरीके से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, हालांकि एक हफ्ते पहले 10वीं से 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनको खोल दिया गया था, लेकिन आज से पहली से जो 9वीं क्लास तक के छात्र हैं वो भी अब स्कूल आ पाएंगे। जिस तरीके से लगातार उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान उनका हो रहा था, जिस तरीके से ऑनलाइन वो क्लासेस ले रहे थे, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर नेटवर्क प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों पर भी काफ़ी इसका फ़र्क देखने को मिल रहा था। लगातार जिस तरीके से जो बच्चे हैं अब स्कूल पहुँच रहे हैं आज, और काफ़ी मैं बात करूँ तो 80% जो बच्चे हैं आज वो स्कूल आके अपनी जो शिक्षा है वो ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरीके से काफ़ी चैलेंजिंग स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर भी थी, जिस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस वो दे रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो बच्चे स्कूल पहुँचे तो कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साह उनके अंदर नज़र आ रहा है। और जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी लगातार स्कूल खोलने की सरकार से अपील कर रहे थे कि स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि बच्चों के जो भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता नज़र आ रहा था। सर, क्या कहना चाहें, किस तरीके के इंतजाम आज आप लोगों ने किए? देखिए, बहुत पुरानी मांग थी हमारे स्कूल खोलने की। बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए। WHO ने भी यहाँ तक माना कि बच्चों पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता कोरोना, बड़ों पर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और दूसरी बात ये कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर बड़ों से ज़्यादा होती है, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा खतरे में नहीं है, बड़े ज़्यादा खतरे में। तो बच्चों के लिए स्कूल बंद करना ये तो गलत था ही था। सरकार को बार बार चेताया, लेकिन सरकार ने हमारी बात सुनी। हम बहुत खुश हैं। आज हम अपने बच्चों के बीच आकर आज हमारा मन भी लग रहा है और बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं। बच्चों से उनकी 2 साल तक उन्होंने क्या किया इस बारे में जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरह की बात है। उनके राइटिंग पोर्शन जब हमें आकलन कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि राइटिंग पोर्शन उनके बहुत वीक हो गए हैं, तो राइटिंग कम हो गई है। बाकी बच्चों ने पढ़ाई तो किया क्योंकि टीचर के संपर्क में रहे लगातार। कहीं ना कहीं ऑनलाइन जब क्लासेस थी एक बड़ा चैलेंज मानते हैं उस समय? बिल्कुल चैलेंज था। शुरुआती दौर में तो ज़्यादा चैलेंज था, बाद में तो टीचर यूज टू हो गए, उनको पता लग गया कि बच्चों की मानसिकता क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से, आज में समझने लगे। लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जितनी मेहनत कर रहे थे। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ी मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे सामने होते हैं। कुछ बच्चे जो मेहनत कर रहे होते हैं या मेहनत नहीं कर रहे होते हैं तो उसको भी समझ में आता है। टीचर बार बार उनको खड़ा करके पूछता है। क्वेश्चनिंग जो पार्ट होता है, ऑनलाइन क्लासेज में क्वेश्चनिंग पार्ट कम होता है।
स्कूल मैनेजमेंट खुश है? बिल्कुल, बहुत खुश हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि नर्सरी क्लास उन्होंने नहीं खोली है, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, उनको भी तुरंत प्रभाव से खोलने का आदेश जारी कर दे ताकि वो बच्चे भी स्कूल में आए। तो कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, काफ़ी खुश हैं, वो उत्साह उनमें नजर आया, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से, अब 2 साल के करीब थे जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं एक कमी सी खल रही थी कुछ लगातार कोविड के। तो वही पलवल के स्कूल में पहुंचे बच्चों में कैसा उत्साह रहा, ये जाना हमारे संवाददाता नितिन शर्मा ने खास रिपोर्ट देखी है। देश में सरकार ने आज से पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है, उसको लेकर आज हम पहुंचे हैं पलवल के एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं और जो पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक स्कूल खोलने का फैसला लिया है, उसको लेकर यहां पर बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं आना शुरू हो गए हैं। आप जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे किस तरह से अपना जो बच्चे आ रहे हैं उनको किस तरह से स्कूल के टीचर्स यहाँ पर उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करा रहे हैं। अगर हम बात करें उनसे कि सभी बच्चे प्रॉपर मास्क व किस तरह से उनकी जो गाइडलाइंस तय की गई हैं गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से बच्चों को यहाँ पर तैयारी की जा रही है। वहीं लगातार सरकार ने कोविड के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था, जिसके बाद सरकार लगातार बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें स्कूल बंद करने के फैसले लिए थे, क्योंकि जो कोविड की थर्ड वेव थी उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित थी कि ताकि जो थर्ड वेव बताई गई थी बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक जो स्ट्रेन थी वो घातक साबित होने वाली थी। परंतु वैक्सीन जो सरकार ने लगाने का फैसला लिया कि जो बच्चों को यानी 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला था, वो भी शुरू किया। और उसके बाद लगातार सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसके बाद नियम कानून बनाए गए और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके अब स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी स्कूल के बच्चे हैं जो पहली कक्षा से लेकर और आज जो 9वीं कक्षा तक स्कूल क्लासेस खोले गई हैं, स्कूल में बच्चे पहुँचे। तो हम छोटे बच्चों से भी बात करेंगे कि किस तरह जो उनके नियम कानून बनाए गए हैं और काफ़ी समय बाद स्कूल आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? स्वास्ति। स्वास्ति, आप काफ़ी समय के बाद स्कूल आए हैं तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि स्कूल घर पे जब बैठ के पढ़ाई करते थे तो कितना डाउट्स क्लियर होते थे? यस। घर पे भी डाउट्स क्लियर होते थे। स्कूल में आके क्या फ़ायदा आपको देखा? मोबाइल में बैटरी लो हो जाती थी। तो वहाँ पे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे घर पे। और अब स्कूल में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जो पढ़ाई है अब अच्छे से होगी। हाँ। हमारे साथ कुछ टीचर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह अब बच्चों की जो एग्ज़ाम होने हैं उनको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या कहेंगे उसको लेकर, और जो बच्चों के डाउट्स हैं वो कैसे पूरे करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम कृपा है। कृपा मैम, अगर हम बात करें कि जो बच्चों के अब डाउट्स हैं और जो उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं? सर ऑनलाइन में हम केवल देखिए मौखिक ही करवा पाते थे। बच्चों का जो लिखने का तरीका था वो ऑफलाइन में ही संभव हो पाता है, जिसकी वजह से ये बच्चे प्रॉपर लिख नहीं पाते। अगर ऑफलाइन स्कूल नहीं होंगे तो बच्चा अपना फॉर्मेट बनाएगा कैसे? केवल बोलने से तो नहीं होती ना परीक्षा। इसलिए हमारा बस यही अनुरोध है कि बच्चों को ऑफलाइन में ही बुलाया जाए ताकि ये प्रॉपर लिख सकें उस चीज़ को, और इन लोगों के लिखने की प्रैक्टिस हो जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है पिछले 2 साल में। अगर हम बात करें, टीचर्स का भी साफ कहना है कि बच्चों का कहीं ना कहीं बिहेव में भी फ़र्क देखने को मिला है और जिस तरह से जो सिलेबस काफ़ी पीछे रह गए थे, जो बच्चे कवर नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए भी अब एक बड़ा चैलेंज है कि उनको सिलेबस भी पूरा कराना है और उन्हीं बच्चों का जिनका बिहेव चेंज जो है उनको भी पूरी तरह से एक्टिवनेस की पोजीशन में लाने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। 22 जुलाई 22 खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।